मुझसे पूछा जाए कौन से प्रोसेस में हम काम कर रहे हैं, तो ये कौन से प्रोसेस में हम कोरिंग, बिकॉज ऑफ हमारा यहाँ पे क्या है, बी फाइनल और बी इनिशियल दोनों सेम है, इट मीन्स बी कांस्टेंट होता है। अब यहाँ से यहाँ है तो हमें सिर्फ कितना काम करना पड़ा, हाँ है, यहाँ से यहाँ तक गए सिर्फ इतना ही काम करना पड़ा, इतने की वजह। अगर अब मैं इसका वर्क निकालूंगी तो वर्क क्या होता है, वर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एरिया अंडर द पीवी कर्व, ठीक है। ये मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, ये मेरा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। तो मुझे ये बताओ वर्क किस में ज्यादा हो रहा है, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसी में ज्यादा होगा, तो यहाँ रिवर्सिबल का एरिया ज्यादा है, तो इट मीन्स फॉर एक्सपेंशन वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस ग्रेटर देन वर्क इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। आ गया समझ में कि एक्सपेंशन के लिए वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस में क्यों ज्यादा है इन रिवर्सिबल की तुलना में, आया समझ में। अब हम लोग अपने दूसरे पे आए, हम कंपैरिजन पे आए। जब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ, मेरे पास बी फाइनल ज्यादा है, मतलब मैं समझ नहीं रही क्या है, क्या एक्सपेंशन निकाल रहे हैं, हाँ हाँ, क्योंकि जाएगा तो वैसे हमें वर्क को कम करना है, वर्क को कम करवाने के लिए हमेशा ऑलवेज हमें आइसोकोरिक प्रोसेस को उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। आइसोकोरिक को इंक्लूड करेंगे दैट मींस हमें बी को कांस्टेंट करना पड़ेगा। अब भले यहाँ पे मैंने इतना काम किया है, सही है, अगर मैं दूसरी जगह जाऊंगी तो मैं दूसरी जगह डायरेक्शन में इतना ही काम करूंगी, बट करूंगी तो उतना ही बस। एक प्रोसेस तो मैं आइसोकोरिक ले रही हूँ, तो वो नीचे को आइसोकोरिक ले रही हो या ऊपर को आइसोकोरिक ले रही हो। लाइक देखो हमने कंपैरिजन की बात करी, हमने अभी एक्सपेंशन की बात करी, कंपैरिजन की बात करी, जब हम इधर से इधर को जा रहे हैं, हमारा बी इनिशियल और बी फाइनल, ठीक है, तो ये किसका ग्राफ आ गया, कंपैरिजन का ग्राफ आ गया। अगर मेरा ये रिवर्सिबल प्रोसेस था, क्या था, रिवर्सिबल प्रोसेस था, अगर मैं यहाँ से क्या करूँगी, अब ऊपर जाऊंगी तब मेरा क्या रहेगा, अगर मैं इधर को जाऊंगी तो मैं वर्क करूंगी ना, क्योंकि मेरा v तो कांस्टेंट नहीं है ना इस वाली लाइन पे, v में चेंज आ रहा है, तो ये वाला प्रोसेस हम ये वाला रास्ता नहीं लेंगे रिवर्सिबल के लिए। इन कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, ऊपर को जाएंगे और a के बराबर तक आ जाएंगे, जहां तक हमें प्रेशर लास्ट का दिया हुआ है, इसका फाइनल स्टेज का प्रेशर हमारे पास आता है, वहां तक हमने क्या किया, आइसोकोरिक प्रोसेस को फॉलो किया। उसके बाद हम यहाँ गए, तो इसमें हमें सिर्फ इतना ही वर्क डन करना पड़ा, समझे। इन रिवर्सिबल में कंप्रेशन फॉर्म में हमने वर्क डन को कैसे कम किया, समझ में आया। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम अपना प्रेशर लो कर रहे थे, आइसोकोरिक प्रोसेस रख के हम अपना प्रेशर लो कर रहे थे, देन वर्क कर रहे थे। इसमें हमने क्या किया, आइसोकोरिक प्रोसेस रख के हमने प्रेशर को हाई किया, प्रेशर को हाई किया और हमने फिर वर्क किया। अब क्या हुआ, देखो अब प्रेशर को कंप्रेशन में तुम्हें वैसे ही पता है एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लगेगा तभी तो कंप्रेशन होगा, कॉमन सेंस की चीज है। अगर मेरा इंटरनल प्रेशर कम होगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, तभी तो वो मुझे दबा पाएगा। तो बस वही चीज है, अगर मुझे कंप्रेशन करना है तो मुझे प्रेशर को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, तभी मेरा वर्क क्या आएगा, 0 आएगा। अब इधर को गए, अगर आपने इसमें एरिया अंडर द कर्व पूछूंगी तुमसे, तो रिवर्सिबल का ज्यादा दिख रहा है, इरिवर्सिबल का ज्यादा दिख रहा है। तो बस अगर मैं कंप्रेशन में बात करूंगी, अगर मुझसे पूछा जाएगा कंप्रेशन में क्या पूछा जाएगा, वर्क इरिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में कम होगा। अभी भी किसी को प्रॉब्लम रह गई इसमें, हो गया ना, ये बाकी लोग आज के क्लास से गायब हैं या बाहर खड़े हुए हैं, और ये बीरपाल, हेमंत, ये सब कहाँ हैं, आएंगे ही नहीं, आ सकते हैं, आ जाए, थोड़ा जल्दी आ जाए तो तुम सब लोग जो यहाँ के हो या
कोशिश करा करो जल्दी निकला करो थोड़े थोड़े देर, क्योंकि मैं यहाँ पे जब से आ जाती हूँ तब तो मैं खाली नहीं खड़ी हुई होती। अगर थोड़ा जल्दी तुम सब लोग आ जाओ तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम जितना पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना के टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कल मैं तुमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ रही थी और तुम में से एक को भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आ रहा था। अगर आज तुम सब लोग अच्छे खासे स्ट्रेंथ में आ गए होते तो मैं तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश कर रही थी। मैं ये चीज़ आते हुए सोच के आई थी कि पर डे अब एक टॉपिक ऐसा पकड़ेंगे जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में, और तुम खुद तो मेहनत कर नहीं रहे तो हम ही कर ले रहे हैं तुम पे थोड़ी थोड़ी, एक एक दो दो पाँच पाँच क्वेश्चन करके 15 मिनट पहले आ रहे तो वो निपटा लेंगे। अब कॉपी पेन उठाओ आज का, क्योंकि आज हमें ये क्लास खत्म करनी है। इससे पहले जल्दी फॉर्मूला में समझा बोल रही हो और तुम लोग लिखते जाओ, सही है? खोलो, क्योंकि हम अगर इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम फॉर्मूला कितने भी लिख रहे हैं हमें कुछ फायदा नहीं होगा, समझ रहे हो? और टाइम आज हमारे पास लास्ट क्लास है तो हमें इसी में खत्म करना है। हाँ, इसलिए हम क्वेश्चन करेंगे। चलो, नहीं बचा हुआ है। एंथैल्पी लगभग हो चुकी है, क्वेश्चन सारे करने हैं वो कर लेंगे। एंट्रोपी में है क्या वो अभी मैं समझा रही हूँ, सिर्फ 4 लाइन में एंट्रोपी। हैश लॉ क्या है वो भी तुम पढ़ चुके हो इन द फॉर्म ऑफ, जब हमने स्टार्टिंग में अभी हमने लैटेंट हीट और वो सब निकाली थी, इन द फॉर्म ऑफ दैट हम हैश लॉ पढ़ चुके हैं। बट तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि हैश लॉ कैसे पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन सबके सामने तभी तो लिखे हैं, सब जल्दी लिखो ये। हाँ, 1.6 मानना चाहिए, कुछ नहीं मानना चाहिए, सही है? सिर्फ 2 डिजिट तक गुणा करना, ज्यादा आफत में पढ़ोगे तो गुणा ही करते रह जाओगे। चलो एक चीज सुनो, इसे ऐसे मत लिखो, मैं समझा रही हूँ बेटा। हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने एक फॉर्मूला टाइप किया था, क्या करा था हमने? एंथैल्पी हमारी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी और प्लस किसकी मल्टीप्लाई के बराबर होती है? प्रेशर एंड वॉल्यूम। वो हमारी जो टोटल इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो हमारा क्या आता है मल्टीप्लिकेशन आता है, वो हमारा टोटल एनर्जी क्या कहला रही होती है? एंथैल्पी कहला रही होती है। अब देखो एंथैल्पी को हमने क्या बोला था? एंथैल्पी हमने कहाँ से निकाली थी? जब हमारी हीट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर किस पे था? कांस्टेंट प्रेशर पे था। कहाँ से? हम इसे क्यूपी क्यों लिख रहे थे? क्यूपी बराबर क्या था हमारा? dq अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। कल पढ़ा था हमने, इसके बराबर क्या था? LCP dt, ये फॉर्मूला पढ़ा था। उसके बाद हम क्यूबी को क्या लिख रहे थे बेटा? हीट चेंज क्यूबी अपॉन क्यूटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हमारा हीट का चेंज टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में किस पे हो रहा था? वॉल्यूम पे हो रहा था, तो उसको हम क्या बोल रहे थे? इंटरनल एनर्जी बोल रहे थे। इसका फॉर्मूला क्या आया था बेटा? LCV dt। देखो अब फॉर्मूला जो हम लोग करेंगे, हमें ये पता है, हम इंटरनल एनर्जी निकालने को दिया होगा हमें, तो और टेम्परेचर चेंज होगा तो हम LCV dt लगाएंगे, और एंथैल्पी दिया होगा तो LCP dt लगाएंगे। बट जो CV और CP की वैल्यूज होती है वो हमें खुद याद करनी पड़ती है। वो पेपर में समटाइम तो दे सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेपर में CP और CV की वैल्यू नहीं देता। CP और CV की वैल्यू किसके लिए आती है? गैसेस के लिए आती है बेटा। जब हम गैसेस की क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इस टाइप से गैसेस की बात करी जाएगी, तो हमारे लिए क्या देखना पड़ेगा? जिस गैस की बात कर रहे हैं वो मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक का मतलब क्या होता है? उसमें सिर्फ एक एटम है। तुम्हारा डायएटॉमिक का मतलब क्या होता है? जो गैस मिलके बनी है वो 2 एटम से मिलके बनी हुई है। और पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या होता है? 2 से ज्यादा है। वो हमारे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? टाइप ऑफ गैस हो जाते हैं, गैसेस हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, सही है? अब जो हमारी डायएटॉमिक के लिए होता है, वैसे तो ये पूरा सॉल्व कर आके आते हैं, जिसमें कि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद हमें ये सब, बट हमें अभी इस चीज से मतलब नहीं, सही? डिग्री ऑफ फ्रीडम तो फिजिक्स में भी निकालना सीख लोगे, तो इसलिए अब यहाँ पे आओ, हमें यहाँ पे सिर्फ इन्हें याद करना है। क्या करना है? याद करना है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमारा कितना आएगा? 3/2 R आता है, और
क्या है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये वाली गैसेज हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो वो हमारी कैसी गैसेज हो गई, मोनो एटॉमिक गैसेज हो गई। मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 R आ जाएगी। और Cp की वैल्यू इसमें 1 प्लस कर दिया करो, क्या कर दिया करो, 1 प्लस कर दिया करो, तो Cp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 R आ जाएगी। और Cp गामा इसे बोलते हैं पॉइजन कांस्टेंट, पॉइजन रेशियो बोलते हैं ना, हाँ रेशियो बोलते हैं सही। और ये Cp बराबर R, ये हमारा है मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो ये लिखो Cp माइनस Cv बराबर R, Cp माइनस Cv बराबर R। हाँ टेबल लिखनी है बेटा, क्या हाँ टेबल नोट करनी है, पूरी लिखो। यहाँ लिखो पहले ये लिखो Cp माइनस Cv बराबर R, फिर लिखो गामा बराबर Cp अपॉन Cv, गामा बराबर Cp अपॉन Cv। फॉर मोनोएटॉमिक गैस, ये टेबल पूरी बनाओ। फॉर मोनोएटॉमिक गैस, जो गैसों में सिर्फ और सिर्फ एक एटम पाया जाता है, उनके लिए Cv की वैल्यू होती है 3/2 R। दिख रहा है? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, क्योंकि आज मुझे क्वेश्चंस कराने, इसीलिए मैंने स्लाइड्स बना के तैयार करके रखी है, जो तुम लोग के आने से पहले। क्लास की लास्ट क्लास है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो थर्मो आएगी नहीं, इसलिए फॉर्मूला लिख लो जल्दी जल्दी और समझते चलो, इसी का जल्दी से क्वेश्चन पे अप्लाई कर देंगे। फॉर डायटोमिक गैस के लिए कितना था, 5/2 और Cv था हमारा, 7/2 R क्या हो जाएगा हमारा, Cp हो जाएगा, गामा कितना आएगा 1.4। फिर हम किस पे आते हैं, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में 2 टाइप की गैसेस होती है, एक होती है लीनियर गैसेस, जिनकी स्ट्रक्चर कैसी आती है बेटा, लीनियर आती है, और एक कैसी होती है नॉन लीनियर, जिनका स्ट्रक्चर जैसे लीनियर शेप के अलावा आता है। उसके लिए लीनियर वाले के लिए क्या है, 5/2 R, 7/2 R और 1.4। नॉन लीनियर वाले के लिए 6/2 R का 3 R, 4 R और 1.33। ये लिखो। देखो कोशिश करेंगे सब कुछ खत्म करेंगे तो सही रहेगा, तो कल भी क्लास में ही है, तो आधे में खत्म करेंगे, फिर नया चैप्टर शुरू कर लेंगे। सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट का आधा छूटा हुआ है, और उधर है भी ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ लाउड्स लॉ है तुम्हारा, सही, राउल्ट लॉ से क्वेश्चन आते हैं, और वो हेनरी लॉ आता है, और तुम्हारी कोलाइडल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, सिर्फ इतना ही है। तो एक जल्दी खत्म हो जाएगा, दूसरी चीज हमारा साथ में हमारा पहला वाला चैप्टर कवर हो जाएगा, तो हमारा इतना पोर्शन फिजिकल का पूरा कवर हो जाएगा, सही। फिर फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचेगी हमारे पास, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम बचेगा, केमिकल काइनेटिक्स बचेगी, 3 चैप्टर बचेंगे बस। इसके बाद सिर्फ तुम लोग क्या रह जाओगे कि अपने न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व कर दो। अगर मैं मान लो इनऑर्गेनिक शुरू करूँ या फिर ऑर्गेनिक शुरू करूँ उसके बाद, क्योंकि अब मैं वैसे ऑर्गेनिक शुरू करती, बट मेरा मन अभी डिस्टर्बेंस का है नहीं, मैं सोल्यूशन खत्म कर दूँ, सोल्यूशन के बाद ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, फिर वो 3 चैप्टर छोड़ देंगे, क्योंकि वो 3 चैप्टर अलग से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाद में कर लेंगे ना, पहले ऑर्गेनिक शुरू कर लेंगे, जैसे कि तुम ऑर्गेनिक की भी प्रैक्टिस कर पाओ। जनरल वाले पोर्शन में से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, जितना जनरल वाले में से आईयूपीएसी भी आता है तुम्हारा, आइसोमेरिज्म भी आता है तुम्हारा, एसिडिटी भी आती है, बेसिसिटी भी आती है, रेजोनेंस भी आता है, कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होगा, कार्बोएनाइन कौन सा स्टेबल होगा, फ्री रेडिकल्स भी आते हैं, तो वो सब पढ़ाना तो जनरल में ही है ना। हाइब्रिडाइजेशन है तुम्हारा, और अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं, अनसैचुरेशन, बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक में। जनरल में ही
आधा चैप्टर कवर हो जाए, बाकी समय तो रटने वाली चीजें रह जाती है, नेम रिएक्शन रह जाती है। नेम रिएक्शन मेरे हिसाब से एक काम करें, हम सारे चैप्टर्स की नेम रिएक्शन इकट्ठी करें या फिर चैप्टर के साथ करें। ठीक है, तो चैप्टर के साथ ही करते हैं, मगर तुम लोग अपनी नेम रिएक्शन की कॉपी जरूर बना लेना। हम जिस चैप्टर के साथ लिखते रहे, जिससे कि तुम्हारे पास फाइनल टाइम में एक जगह पे वो सब लिखी हुई होनी चाहिए, समझे? लिख लिया इतना? आए तुम घंटे भर से बैठ के कर क्या रहे हो? पढ़ू आगे? बेटा मैंने लिख के रखने का फायदा क्या होगा और उतनी देर में तुम लोग लिखोगे, ये बताओ। थोड़ा जल्दी करो, सब 15 मिनट निकल गए हैं क्लास में। अभी हमारे सारे के सारे वर्क डन के फॉर्मूला जो हमने कितने कल लिखे हैं उसके लिए पहले यहाँ देखो हमने क्या लिखा, Cp बराबर Cp माइनस Cv बराबर क्या आया हमारा बेटा, R आया। Cp माइनस Cv बराबर R है, ये हमारा क्या है, मेयर का फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ से एक चीज मेरे पता है क्या होता है, Cp अपॉन Cv बराबर क्या होता है, गामा होता है। अगर मैं Cp की वैल्यू Cv की फॉर्म में लिख लूँ तो मैं क्या लिखूंगी, Cp बराबर गामा Cv लिखूंगी। अब इस गामा Cv को उठा के मैं यहाँ पे ले जाती हूँ, किसकी जगह पे, Cp की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू पुट करी तो हमने क्या किया, Cv को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, क्या बचेगा, गामा माइनस 1 इक्वल टू R आ जाएगा। यहाँ से हमें Cv की कितनी वैल्यू आएगी बेटा, Cv बराबर R अपॉन गामा माइनस 1। इट मीन्स अगर मुझे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ गामा की वैल्यू दी हुई है तो मैं Cv निकाल सकती हूँ, समझे? और अगर मुझे सिर्फ Cv की वैल्यू दी हुई है तो मैं गामा निकाल सकती हूँ। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू दी हुई है, गामा की, तो हम क्या निकाल लेंगे, Cv। और अगर मुझे सिर्फ Cv और गामा की वैल्यू दी हुई है तो हम Cp भी निकाल सकते हो, वो वहां से निकालेंगे, यहाँ से सेम गोल। अगर मैं यहाँ से Cp की वैल्यू निकालूं, जैसे हमने यहाँ Cv की वैल्यू निकाली, अभी हटूंगी मैं, फिर लेता हूँ। अगर मैंने Cv की वैल्यू यहाँ से निकाली बेटा, ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे अगर Cv की जगह पे पुट करूंगी, Cv की जगह पे मुझे क्या पुट करना होगा, Cv की जगह पे Cp अपॉन गामा पुट करना होगा ना, Cp बराबर Cv अपॉन गामा पुट करना होगा। अगर मैं Cp अपॉन गामा की वैल्यू Cv की जगह पे यहाँ पे लिखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, ये सही है, लिखो। और ये सारे सिर्फ फॉर्मूले हैं, जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे तब हम इन्हें अप्लाई करेंगे। याद क्या करना है तुम्हें आज के उसमें, वो टेबल याद करने हैं। और ये 2-4 बार ये फॉर्मूले जो तुम लिख रहे हो ना आज एक जगह पे, इन सबको लिख लिख के देख लेना, तो ये अपने आप याद हो जाए। देखो हमने वर्क डन के कल फॉर्मूले पढ़े थे, वर्क बराबर पी एक्सटर्नल इनटू वॉल्यूम में चेंज हो रहा था जितना, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सेम। इसके बाद हम अगर किसी वर्क का मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका साइन को हटा दे देना, तो वो क्या निकलना था, एरिया अंडर पीवी कर्व आ रहा था। तो मतलब जैसे हमारे प्रेशर और वॉल्यूम का जो भी कर्व दिया होगा उस पर यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम है, और मुझे मालूम ये ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। अगर मुझे ये निकाला हुआ और मुझे इसमें वर्क डन पूछ ले तो मुझे क्या करना होगा, मुझे लाइंस को यहाँ से मिलाऊंगी मैं और मैं देखूंगी वॉल्यूम पे मेरी पहली वैल्यू कितनी आ रही है और दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है।
इनका डिफरेंस ले लूंगी, ठीक है। एक तो ये हो गया तरीका, इस तरीके से निकालें। वरना हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं। जब वो डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं तो वो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस या जो भी प्रोसेस हमें दिया होता है उसके अकॉर्डिंग ये आ जाते हैं। अगर मुझे आइसोथर्मल का रिवर्सिबल प्रोसेस दिया हुआ है तो कल मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन निकालना तुम्हें सिखाया था। हमें क्या करना होगा, अगर मुझे इस पूरे का क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। या तो मुझे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है इसका पूरे का पूरा क्या आना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर मुझे इसके एरिया का फॉर्मूला नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगी, इसे दो पार्ट में भाग कर लूंगी, डिवाइड कर लिया। यहाँ समकोण त्रिभुज बन गया मेरा ऊपर, ठीक है, और यहाँ मेरा रेक्टेंगल बन गया। इसका क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इसका क्या होता है, 1/2 लंब बटे आधार। तो इससे करके इन दोनों को प्लस करके निकाल लेते हैं हम क्वेश्चन। आया समझ में या नहीं आया? नहीं आया। अगर मुझे पीवी कर यहाँ दिख रहा है, अगर मुझे पीवी कर्व दिया हुआ है, ठीक है, मुझसे इसमें ये दे दिया है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर तुम्हें बना हुआ दिया हुआ है पेपर में, और तुमसे पूछा जाए इसमें तुम्हें क्या बताना है बेटा, इसमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क क्या लिखा हुआ है, एरिया अंडर द पीवी कर्व। अंडर द का मतलब उससे नीचे, इस पीवी कर्व से नीचे का जितना भी एरिया होगा, ये जो इसे ये क्या कर रहा है, घेर रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क हो जाएगा। ये निकालने के लिए या तो मुझे इस आकृति जो भी बनी है ये सही, एक तरीके का चतुर्भुज बना है ये, तो या तो मुझे इसका पूरे का फॉर्मूला याद हो, जो भाई मुझे तो नहीं याद है अभी इन करंट स्टेज। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से यहाँ इसे समकोण त्रिभुज बना लूंगी, सही। इसको समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 लंब गुणा आधार, सही है। यहाँ का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इन दोनों को प्लस कर दूंगी तो ये टोटल आकृति का आ जाएगा मेरा एरिया। बस यही मेरा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क आ जाएगा। आया समझ में? अब देखो, अगर मुझे आइसोथर्मल प्रोसेस कल दिया हुआ था, कल मैंने तुम्हें निकलवाया था आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या निकाला था हमने, P1 V1 बराबर P2 V2 निकाला था। यहाँ से क्या आ गया हमारा, वो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर मुझे 2 वॉल्यूम दिए हुए हैं और एक प्रेशर दिया हुआ है तो मैं निकाल सकती हूँ आराम से सेपरेटली। इसको हम कैसे लिख रहे थे, एक और P1 P2 अपॉन V2 अपॉन V1। इट मीन्स प्रेशर क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ रहा था, सही है। जब मैंने क्या किया, जब हमने ये, मैं तुम्हें सॉल्व करके क्या बताऊं कैसे आ रहा है पूरा ये वाला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो या तो ये कर लो, ठीक है, वरना कल 15 मिनट पहले आना, मैं कल तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। इसको तुम क्या करोगे, सुनो, आइडियल गैस इक्वेशन निकालोगे। आइडियल गैस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है। प्रेशर को किसके फॉर्म में रख देना है, तुम्हें वॉल्यूम के फॉर्म में रख दोगे। समझाई दे रही हूँ, क्या फायदा। पीवी बराबर एनआरटी है, सही है। अगर मुझे यहाँ से प्रेशर निकालना है, प्रेशर बराबर एनआरटी अपॉन वी है, आ गया। अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रही हूँ तो ये सब तो मेरा कांस्टेंट है। अगर मुझे वर्क निकालना है तो वर्क बराबर हमारा क्या होता है, P dV आ जाता है, माइनस साइन बाहर ले लो और प्रेशर को हम इस फॉर्म में लगा लो, क्योंकि जब भी हमें किसी चीज का डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम डिफरेंशिएशन उसी का कर पाते हैं जो हमारे यहाँ डीवी की फॉर्म में लिखा हुआ है, जब वो क्वांटिटी हमारे पास हुई है। अगर मेरे पास टेम्परेचर है ही नहीं तो मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे प्रेशर को किसकी फॉर्म में लाना पड़ा, वॉल्यूम की फॉर्म में लाना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे NRT अपॉन V रख देंगे और क्या रख देंगे, D। ये मेरा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं क्या कर लेते हैं बेटा, बाहर निकाल रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारी V इनिशियल टू V फाइनल क्या लग गई बेटा, लिमिट लग गई। अब इसको माइनस किया और NRT तुम्हारा क्या आ गया है, NRT माइनस का, और ये क्या था, V इनिशियल से V फाइनल थी, 1 अपॉन V और अपॉन dV। 1 अपॉन dV क्या होता है, इंटीग्रेशन ln V,
लॉग बी, लॉग बट वो ई की फॉर्म में होता है। एन आर टी एलन, यहाँ पे ई वेस होता है, 10 वेस नहीं होता। ये क्या हो गया, बी हो गया। मेरा आंसर आ गया, अभी नहीं आया क्योंकि मैं यहाँ पे अभी तक लिमिट लगा रही हूँ। बी फाइनल और बी इनिशियल, तो एलन बराबर बी फाइनल अपॉन बी इनिशियल आ जाएगा, माइनस एन आर टी आ गया। अगर मुझे अब इस एलन को किसमें 10 के बेस में बदलना होता है, किसमें लॉग 10 में बदलना होता है, तो मैं इसे किससे इंटू करती हूँ, 2.0 माइनस 2.303 एन आर टी लॉग 10 बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। अब इतना तुमने मुझसे करा लिया, इसमें सिर्फ अपना टाइम वेस्ट हुआ, इसमें तुम्हारे पेपर में सॉल्व करने में नहीं आने वाला था। क्वेश्चनों से सॉल्व होंगे, समझ में आया अभी तक कुछ आया आपको, अब याद होगा फॉर्मूला। अब चलो आ जाते हैं पैथ में, ठीक है। हमें ये दोनों फॉर्मूले लिखने हैं, लिखते हैं, लिखो जल्दी से। ये तुम्हारे वर्क डन के फॉर्मूले हैं एक जगह पे। समझ में आ रहा है या नहीं? लास्ट सीट कुछ समस्या है तो लिख लिया। तुम्हारा नाम क्या है? आज कम क्यों है लोग कल से? कहाँ बारिश हो रही है भाई? किधर बारिश हो रही है? वो पूरनपुर से आ गई, एक आध कहीं इधर आसपास हमारे यहाँ बीसलपुर इन सबसे भी आए हुए बैठे हो गए। किधर बारिश हो रही है? कौन से जनपद में तुम्हारे गाँव में? मैं भी अपने घर से यहाँ तक आ गई, मुझे तो एक बूंद नहीं मिली कहीं भी। फोन कर करके पूछ के आया करूँगी मैं आसपास के तुम्हारे सब जगह हो रही थी। छाते गिफ्ट करे ना तुम्हारे लिए, कर दूँ? चलो पूरे नंबर ले आओ, मैं छाता गिफ्ट कर दूंगी, रेन कोट कर दूंगी, छाता भी छोड़ो। केमिस्ट्री में टेस्ट में पूरे नंबर। वो नॉर्मल वाले उससे प्रोसेस जो हमने कल किया था ना, कल वाले उससे काम कर लेते हैं ना हमने रिवर्सल के लिए। और इससे भी ले, इसे बुक में लिखा हुआ था। प्रोसेस वही है, मेन प्रोसेस को दिमाग में वही रखना है। मुझे फॉर्मूला कहीं से याद नहीं रहती तो एरिया अंडर का कल ही निकालना है। रिवर्सल प्रोसेस हो या एक्सपेंशन हो या कंपैरिजन हो, बस मुझे उस हिसाब से डायग्राम पूरा बनाना है, बट वो टाइम नहीं बचा। अब चलो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए लिखो बेटा, लिखो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या था हमारा, लिखो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तुम्हारी आइडियल गैस इक्वेशन आती है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट के फॉर्म में। तुम्हारे सीपी और सीवी के और फॉर्मूलाज भी हैं पेपर में आते हैं, किसी ने देखे हैं? बस यही वाले आते हैं। मतलब जो 4-5 फॉर्मूले हम लोग खाया पढ़ते हैं वो अभी तक बाद में इंट्रोड्यूस होती है। सीपी और सीवी के 7 फॉर्मूले आते हैं, सीपी बराबर मैक्सवेल कर्व भी नहीं है ना, हाँ वही है ना।
करी थी, किसकी बात करी थी? एक हमने स्लोप निकाला था, किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने क्या निकाला था? स्लोप निकाला था पीवी कर्व में। आज हमने यहाँ पे लिखा है एडियाबैटिक का पीवी कर्व का स्लोप। ये बताओ किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? ये दो वैल्यूज तुम्हारे पास लिखी हुई है, मुझे कम और ज्यादा बता दो बस। वर्क किसका ज्यादा था? कल मैंने लिखा था वर्क किसका ज्यादा था? एडियाबैटिक। वर्क एडियाबैटिक का ज्यादा था, और मैंने उसके बाद तुम्हें बताई थी बाकी सब चीजें कुछ भी तुमसे पूछेगा सब किसका ज्यादा होगा? आइसोथर्मल। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को तुम समझ पा रहे हो कौन सी बड़ी है और क्यों बड़ी है? मतलब माइनस पीवी ग्रेटर देन गामा माइनस पीवी क्यों? मुझे कोई ये बता दो तो। भाई नेगेटिव में जितनी ज्यादा वैल्यू होती है उतनी छोटी होती है। कॉमन सेंस तो लगाया करो। अगर मैं किसी चीज से इंटू कर रही हूँ इट मींस उसकी वैल्यू बढ़ गई ना, तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव में बढ़ गई तो ये तो छोटी होगी ना इससे। अगर एक बड़ा है नेगेटिव का या दो बड़ा है तो एक बड़ा है। अभी भी मुझे कुछ लोगों के दिमाग से उड़ा हुआ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या? नेगेटिव वैल्यू में नंबर जितना बड़ा होगा उतनी छोटी संख्या होगी। लिखो ये फॉर्मूला, थोड़ी जल्दी करो फिर हम क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ये वाला बेटा ये समझ में आ रहा है ये कहाँ से आया है? ये कल जैसे हमने इस वाले को डिफरेंशिएट करके निकाला था ना, डी पीवी और डी बी प्लस टी डी वी बराबर कॉस 0 करके निकाला था कल सेम इसका हमने जब डिफरेंशिएशन किया है दोनों का तब हमारा ये आया है। ठीक है, स्लोप हम किसको निकालते हैं? डिफरेंशिएट करके निकालते हैं दोनों को अलग अलग के रेस्पेक्ट में। इतना बनाओ, ये ग्राफ में भी समझाऊंगी आगे। हो गया? आधा घंटा निकल चुका, जल्दी जल्दी देखो। अब मुझे पीवी ग्राफ में बना आ जाओ। पीवी ग्राफ है मेरे पास और मुझे सारे प्रोसेसेस में उस ग्राफ को दिखाना है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीपी बराबर कितना होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीपी बराबर कितना होता है? पीवी बराबर कांस्टेंट होता है। इट मींस इसका कर्व कैसा आएगा? आया? एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या था? पीवी की केस गामा बराबर कांस्टेंट था। स्लोप क्या आया था हमारा? अभी स्लोप आया था माइनस गामा पी अपॉन पी आया था। इट मीन्स इसका स्लोप कहाँ आएगा? नीचे आएगा। सही है? मैं आइसोबारिक प्रोसेस की बात करूंगी। अब आइसोबारिक का मतलब क्या हो गया? प्रेशर कांस्टेंट हो गया। इट मीन्स हमें जो चेंजेस करने हैं वो कहाँ करने हैं? सिर्फ वॉल्यूम में करने हैं। अगर मुझसे आइसोकोरिक का पूछ लेगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट करना है, हमें जो चेंज करना है वो किस में करना है? सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में करना है। तो ये क्या हो गया मेरा? आइसोथर्मल एडियाबैटिक। और ये अगर अब तुम्हें कोई भी ग्राफ दे दिया जाएगा तो तुम्हें पहचान लोगे ना ये ग्राफ किसका है। चलो क्वेश्चन देखो।
विच रिप्रेजेंट आइसोबारिक प्रोसेस। ये ग्राफ बनाओ, लिखो विच रिप्रेजेंट आइसोबारिक प्रोसेस, बारिक प्रोसेस। हाँ बनाओ ग्राफ और मुझे बताओ कौन सा वाला जो ग्राफ है वो हमारे आइसोबारिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो पहला वाला है ना। अगर मैं इसी में तुमसे पूछूंगी एडियाबेटिक को कौन सा वाला ग्राफ हमारा शो कर रहा है, तो तीसरा वाला। ये वाला हमारा क्या था, आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब हो गया हमारा प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। तो सिर्फ यही ऐसा है ना जिसमें प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा, इसमें भी प्रेशर में चेंज हो रहा है, इसमें भी प्रेशर में चेंज हो रहा है, इसमें भी प्रेशर में चेंज हो रहा है। चलो दूसरा क्वेश्चन करो। The gas expands adiabatically at constant pressure such that adiabatically at constant pressure such that TB 1/2 the value of Cp upon Cv of the gas will be the value of Cp upon Cv, या तुम इसे क्या लिख सकते हो बेटा, गामा भी लिख सकते हो, will be एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम में भी क्या रिलेशनशिप तुम्हें बताया, टीवी गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, मुझे यहाँ पे भी ये दिया हुआ है टीवी गामा माइनस 1 इक्वल टू टीवी गामा की जगह में 1/2 दिया हुआ है। सही है, जब हम ऐसा कुछ भी कर रहे होते हैं तो हम सब घातकों के कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, तो हमें गामा माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, गामा माइनस 1 इक्वल टू 1/2 आ गया, आया। गामा बराबर 1 प्लस 1/2 आ गया, इट मीन्स 3/2। कितना आया इसका आंसर, 1.5। आ गया सबको समझ में या नहीं आया? अगर ये फॉर्मूला ना भी लिखवाया हो तो इससे यहाँ पे आप ब्रैकेट बंद करके फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस टीबी की घात 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बाद एक हेडिंग डाल लो, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Does not explain about feasibility of the process। मतलब कोई प्रोसेस कितनी आसानी से हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में उसने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, जिसमें मन हो। Does not explain about feasibility of process। feasibility HESIBILITY
PI LTI। फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, क्या बोलूं बेटा, मैंने लिख तो दिया। डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, हिंदी में लिख लो, ये नहीं बताता कि रिएक्शन कितनी आसानी से हो रही है, होगी या नहीं होगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। दूसरा क्या है, डज नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट, हीट किधर से किधर फ्लो हो रही है इसकी डायरेक्शन के बारे में ये कुछ नहीं बताता। लिखो, डज नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अच्छा, अब देखो, अभी तक हमने कितनी टाइप के प्रोसेसेस पढ़ रखी है बेटा? 4 टाइप के वो पढ़े, साइक्लिक पढ़ा, रिवर्सिबल पढ़ा, इरिवर्सिबल पढ़ा। अब हम 2 प्रोसेसेस के बारे में और पढ़ेंगे, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस। सही, स्वतः होने वाले और जो खुद से नहीं होते हैं। स्पॉन्टेनियस कौन से होते हैं? जो अपने आप हो जाते हैं, जिनके लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। और जिनमें हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है रिएक्शन को कराने के लिए, वो हमारे कौन से होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डालो प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को और क्या कहते हैं बेटा? फिजिबल प्रोसेस, मतलब जो आसानी से हो जाती है। फिजिबल प्रोसेस, FEASIBLE, फिजिबल प्रोसेस, आसानी से होने वाले प्रोसेस। लिखो, occurs by itself without the help of any external force. Occurs by itself without the help of and without any help of external source. Without help of any external force. दूसरा लिखो, इसमें वाले में लिखो बेटा, ऐसे प्रोसेस जिन्हें करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है, किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जितने भी नेचुरल प्रोसेस है वो सब क्या है? हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है और स्पॉन्टेनियस। सही है? अगर मैं तुमसे पूछूं किसी गर्म सिस्टम से, मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हमारा हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कौन सा प्रोसेस है, तो कौन सा प्रोसेस होगा? वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, क्योंकि उसके लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, उसे थर्मल इक्विलिब्रियम में आना ही है, इसलिए वो खुद ब खुद होता है, तो वो हमारा क्या होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चलो, अब हम इसमें क्या और लिखते हैं? नेक्स्ट डालो बेटा एंट्रोपी।
एंट्रोपी क्या हमारा एक नया स्टेट फंक्शन। अब तक हमने कौन कौन से स्टेट फंक्शन पढ़ लिए थे? एंथैल्पी पढ़ ली थी और इंटरनल एनर्जी पढ़ ली थी। पाथ फंक्शन कौन कौन से पढ़े हैं हमने? हीट और वर्क, दो पाथ फंक्शन होते हैं, बाकी सब हमारे क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? जो हमारे सीधे सीधे फाइनल और इनिशियल स्टेज पे डिपेंड कर रहे हैं, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो किस प्रोसेस से जा रहे हैं। उनकी वैल्यू सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगी कि मेरी फाइनल स्टेट क्या थी और मेरी लास्ट डेस्टिनेशन क्या थी। ठीक है, पाथ फंक्शंस क्या थे? इस बात पर डिपेंड कर रहे थे कि मैं कौन से रास्ते से घर तक पहुंच रहा हूँ। समझ रहे हो? देखो, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। उसके बाद देखो, डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। डिग्री ऑफ मेजरमेंट मतलब किसी में कितनी रेंडमनेस है और कितनी डिसऑर्डरनेस है, वो हमारी क्या कहला रही है? एंट्रोपी कहला रही है। देख लिया? डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस या फिर क्या था? हाँ, तो एक चीज बताओ, मेरे पास सॉलिड है, डिसऑर्डर का मतलब तो समझते हो? डिस्टर्बेंस। डिसऑर्डर का मतलब एक चीज होती है बड़े तरीके से लगी हुई है, एक चीज होती है कुछ इधर फैली हुई है कुछ इधर। तो डिसऑर्डरनेस किसमें ज्यादा होगी? जो फैली हुई है। जो ऑर्डर्ड का मतलब हो गया एक क्रम में लगी हुई है। ठीक है, अगर मेरे पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, लिक्विड है और गैस है बेटा, सही है। मैं इसमें एंट्रोपी तुमसे पूछ रही हूँ, इसमें एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एस से डिनोट। अगर मैं इस सब में एंट्रोपी तुमसे पूछ रही हूँ, मतलब मैं इसमें डिसऑर्डरनेस पूछ रही हूँ, साधारण भाषा में समझो कि कौन कितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड होगा, कौन कितना आसानी से इधर उधर भाग सकता होगा, तो किसका ज्यादा होगी डिसऑर्डरनेस? तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी? देखो, कैसी प्रॉपर्टी है हमारी एंट्रोपी? एक्सटेंसिव या इंट्रिंसिक? इसका फॉर्मूला लिखो। पहली बात तो हम जैसे इंटरनल एनर्जी में सिर्फ चेंज को निर्धारित कर सकते हैं ना, सेम एंट्रोपी में है। एंट्रोपी को नहीं मिल सकती हमें प्योरली, हम करेक्टली एंट्रोपी नहीं ढूंढ सकते कि एंट्रोपी कितनी है। हम क्या करेंगे? चेंज इन एंट्रोपी को देखते हैं, ds अपॉन dq अपॉन t। इसका फॉर्मूला है, देखो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है? dq अपॉन t। और ये भी क्या है? q रिवर्सिबल में है। और इसको हम Q की जगह एक, अगर मुझे एंथैल्पी दी हुई है तो मैं एंथैल्पी के फॉर्म में भी सेम लिखूंगी, एंथैल्पी अपॉन डेल H अपॉन T। अब मुझे ये बताओ, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? अब तो बता पाओ। एक्सटेंसिव है। क्यों एक्सटेंसिव है? क्योंकि Q हमारा कैसा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और टेम्परेचर हमारा कैसा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट कोई भी प्रॉपर्टी इंटेंसिव तब होगी जब दोनों एक्सटेंसिव होंगी अपॉन में। ये सीधे सीधे n पर, नंबर ऑफ मोल्स पर, नंबर ऑफ मास पर, नंबर ऑफ वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी, तो ये भी डिपेंड करेगी। समझे? तो ये कैसी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव। लिखो, एंट्रोपी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब मुझे एक चीज बताओ, कोई भी दो चीजें है मेरे पास, एक हार्ड फॉर्म में है, एक सॉफ्ट फॉर्म में है, तो दोनों में एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी? हाँ, तो लिखो डेल एस सॉफ्ट का ज्यादा होगा बेटा, डेल एस हार्ड। ऐसे ही तुम्हें कुछ मॉलिक्यूल्स अगर दे रहे, मान लो CH4 दे दिया जाए,
सही। उसके बाद C2H6 दे दिया जाए, C2H एक में तो जाएगा ही नहीं, तो कहाँ से दे देंगे? अगर मान लो तुमसे इन दोनों में पूछी जाए, सही है, CH4 और C2H4 में किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? C2H6 की, क्योंकि जो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसमें डिसऑर्डरनेस उतनी ज्यादा होगी, साइज ज्यादा बड़ा होगा उसमें डिसऑर्डरनेस क्या होगी? ज्यादा होगी। और जिसका साइज जितना छोटा होगा उतनी डिसऑर्डरनेस कम होगी। इसीलिए हमारी एंट्रोपी किसकी ज्यादा हो जाएगी? C2H। तो देखो बड़े साइज के मॉलिक्यूल की एंट्रोपी छोटे साइज के मॉलिक्यूल से ज्यादा होगी। बड़े साइज के मॉलिक्यूल की एंट्रोपी छोटे साइज के मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है। और एक चीज अब देखो, एक और चीज देखो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? डिक्रीज होगी, बट एंट्रोपी इंक्रीज। लिखूंगी अभी, रुको, इतना लिख लिया है। इफ टेम्परेचर इंक्रीज, सही है, तो चेंज इन एंट्रोपी डिक्रीज, डेल एस डिक्रीज, बट एंट्रोपी इंक्रीज। हिंदी में बोल के लिखाऊं क्या? हाँ, टेम्परेचर को बढ़ाने पर एंट्रोपी में हुआ चेंज कम होता है और एंट्रोपी बढ़ती है। चेंज कम होता है बट एंट्रोपी बढ़ती है। अगर मुझसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने टेम्परेचर को बढ़ा के इतने से इतना कर दिया, और अगर उसमें मुझसे चेंज इन एंट्रोपी पूछी गई है, डेल एस पूछा गया है, तो मैं उसे कम बताऊंगी। और अगर मुझसे सिर्फ उसकी एंट्रोपी के बारे में पूछा गया कि एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ा है, तो एंट्रोपी बढ़ गई। आया समझ में? इसमें दो लैंग्वेजेस हो सकती हैं क्वेश्चन में, और दोनों के ऑप्शंस तुम्हारे अलग अलग हो जाएंगे। अगर उसने चेंज इन एंट्रोपी पूछ लिया तो क्या हो रहा है, हमारा उल्टा हो रहा है। और अगर मुझसे सिर्फ एंट्रोपी पूछ ली तो जैसा टेम्परेचर होगा वैसी एंट्रोपी होगी। अगर मुझसे किसी रिएक्शन के लिए एंट्रोपी निकलवाई जाती है, अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी तो इंक्रीज होगी। मान लो अगर मैं एक सॉलिड है, सही है बेटा, सही है, इसको मैंने टेम्परेचर दिया, सही है, तो इसमें रेंडमनेस बढ़ेगी ना, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, तो रेंडमनेस बढ़ेगी, इसलिए इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बट अगर हम उस एंट्रोपी में चेंज निकालेंगे तो वो कम होगा। समझे? चलो आगे बढ़ाओ। एंट्रोपी में चेंज पता है कैसे निकलेगा? पहले मैं इसके लिए निकालूंगी, फिर मैं दूसरे को इसके ज्यादा टेम्परेचर पे निकालूंगी, फिर उस चेंज को निकालूंगी, तो मैं देखूंगी कि इनमें चेंजेस में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो जब अगर कम करने पे देखूंगी तो वो ज्यादा आएगी, और बढ़ाने पे देखूंगी तो वो कम आएगी। आया समझ में दोनों में अंतर क्यों है? ठीक है, अभी हम क्या करने वाले थे? फ्लो टूट गया मेरा, क्या कर रहे थे हम इसके बाद? हाँ, मैं रिएक्शन में एंट्रोपी निकालना तुम्हें बताऊंगी कि हम अगर मुझे एक रिएक्शन दी हुई है AM प्लस BN इक्वल टू CP, सही है, दिया हुआ है। अगर मुझे इसकी एंट्रोपी निकालनी है तो इसमें एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे? चेंज लिखो, डेल एस रिएक्शन डेल एस प्रोडक्ट माइनस डेल एस रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन के लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी? डेल एस रिएक्शन
बार लिख लूँगी डेल एस पी माइनस यहाँ पे क्या है ए डेल एस एम प्लस बी डेल एस एन। ये हो जाएगी मेरी इस रिएक्शन के लिए, क्या हो जाएगी? अब इसको कुछ थ्योरी लिखाने की जरूरत तो नहीं बची, थोड़ी थोड़ी चीजें तो सब मैंने लिखाई थी। इस क्या कैसे हुआ? अगर मुझे पूरी रिएक्शन की एंट्रोपी निकालनी है, मैं चेंज ही तो निकालना है, तो मैं यही तो देखूंगी। जब मैंने रिएक्शन करी नहीं थी तो उन दो मॉलिक्यूल्स में कितनी एंट्रोपी थी, और जब उनमें रिएक्शन हो गई तो एंट्रोपी कितनी हो गई। और ऑलवेज जब हम किसी में चेंज निकाल लेते हैं, फाइनल में से इनिशियल घटा रहे होते हैं, तो फाइनल यहाँ पे क्या आता है? हमारा प्रोडक्ट आता है। इनिशियल हमारे पास इन दोनों की एंट्रोपी होती है, तो ये आ गया। समझे या नहीं समझे? एक रिएक्शन है ए एम, सही है, प्लस बी एन इक्वल टू सी पी, सही है। अगर मुझे चेंज निकालना है इनकी एंट्रोपी में, तो मुझे इधर की एंट्रोपी पता होनी चाहिए, इसकी एंट्रोपी और इसकी एंट्रोपी। चेंज कैसे निकलेगा? जब मैं फाइनल में से इनिशियल घटाऊंगी। ये क्या है? रिएक्टेंट की एंट्रोपी, ये क्या हो गई? प्रोडक्ट की एंट्रोपी। इधर की जो एंट्रोपी होगी वो टोटल होगी इन दोनों का, और इधर की एंट्रोपी अगर ये अकेला है तो इसके अकेले के बराबर होगी। तो डेल एस बराबर क्या लिखूंगी मैं? डेल आर माइनस डेल पी, सही है। अब जब इसे खोल के लिखूंगी तो मैं क्या लिख दूंगी? सी डेल पी, क्योंकि ये मेरे पास पी था। यहाँ पे ए एस एम प्लस बी, बस हो गया। अगर यहाँ नंबर्स लिखे होंगे और हमारे पास कोई रिएक्शन लिखी होगी, हमें एंट्रोपीज दी होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो हम क्वेश्चन करेंगे, तब वहां तक पहुंचने दो। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? हाँ, एक चीज और लिखो। अगर मेरे पास NaCl दिया हुआ है एंट्रोपी में और SMgCl2 दिया हुआ है, सही है, तो इन दोनों में एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी? इंट्रामोलिकुलर फोर्स जिसमें ज्यादा होगा उसकी एंट्रोपी कम होगी। इंट्रामोलिकुलर फोर्स किसमें ज्यादा होगा? जिसपे चार्ज ज्यादा होगा। चार्ज किस पे ज्यादा होगा? Mg+2 पे ज्यादा होगा। और इस पे क्या कम होगा? कम होगा। तो इसकी एंट्रोपी इससे ज्यादा होगी, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फोर्स किसका ज्यादा होगा? MgCl2 का ज्यादा होगा NaCl से। तो जितना ज्यादा इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा वो उतना ज्यादा ऑर्डर्ड होगा, सही है। उसके अणु जो वो होंगे एटम्स, वो इधर उधर भाग नहीं रहे होंगे, वो क्या करे होंगे? एक दूसरे को पकड़े हुए होंगे। इसका यूनिट कितनी आएगी? फॉर्मूले से निकालो जल्दी से यूनिट। डेल एस अपॉन क्यू अपॉन टी से निकालो, कितनी आएगी यूनिट? देखो डेल एस डेल क्यू अपॉन टी, सही है। ये कितना था? जूल पर मोल था। और ये हम हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इस पूरे फॉर्मूले में हम टेम्परेचर केल्विन में लेना है। कहीं भी डिग्री सेंटीग्रेड में हम टेम्परेचर नहीं लगाएंगे, सिर्फ किस में लगाएंगे? केल्विन में। कैसे बदलना है ये पता है? 273 को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा कितना आ जाएगा यूनिट? जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। लिखो बड़ी, और यहाँ लिखो डेल एस बराबर NCV LN। ये फॉर्मूले हैं, लिख लो और याद कर लेना। इनके क्वेश्चन करेंगे तो याद होते जाएंगे। अब कहाँ से आएंगे ये मैं नहीं बता पाऊंगी आज, क्योंकि मुझे अपनी घड़ी चलते हुए दिख रही है और इनका कोई औचित्य नहीं है मुझे तुम्हें सॉल्व कराने का।
फॉर्मूलाज, और इन्हें अलग अलग प्रोसेस के लिए अपने आप कल लिख के लेके आओगे कि अलग अलग प्रोसेस के लिए आइसोबारिक के लिए एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होगा, आइसोकोरिक के लिए क्या होगा, एडियाबैटिक और आइसोबारिक के लिए क्या क्या होगा। इनमें सिर्फ तुम्हें इन चेंजेस को लगाना है और कुछ नहीं करना है। होगा नहीं होगा या मैं करूँ हो जाएगा ना, थोड़ा तो होमवर्क भी लिया करो मैम। कहाँ ये प्लस है बेटा, प्लस NR/LN P1/P2। अगर मैं यही क्वेश्चन तुमसे आइसोथर्मल के लिए पूछूंगी, इसका एंट्रोपी चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो बताओ पहला वाला क्या होगा फॉर्मूला? हाँ, डेल S बराबर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैं एंट्रोपी चेंज तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ कितना आएगा? ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला बचेगा खाना। आया समझ में? ये अब इसके बाद भी नहीं होगा। चारों प्रोसेस के लिए कल इसके फॉर्मूले लिखे हुए मिलने चाहिए, ठीक है? किसी भी चीज के लिए हाथ मत खड़े करा करो, पहले सोचा करो कि हमें इसमें सिर्फ करना क्या है, सिर्फ वैल्यूज लगानी है तुम कि क्या क्या बराबर है। जब अगर साधारण तरीके से भी वैल्यू लगा लोगे ना और पूरा पेन कॉपी चला लोगे तो भी इनके आंसर आ जाएंगे। लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी 0 होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं बेटा? ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रह रहे होते हैं, इक्विलिब्रियम में रह रहे होते हैं, तो इनके क्या होते हैं? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग और टेम्परेचर ऑफ सिस्टम लगभग बराबर होते हैं। जब ये बराबर होंगे तो क्या होगा? चेंज आएगा ही नहीं, तो हमारी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, अब लिखो इनरिवर्सिबल प्रोसेस में इनरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल एस चेंज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। अगर मैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल की बात करूंगी तो कितनी आएगी एंट्रोपी चेंज? एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी चेंज कितनी आएगी हमारी? 0 आएगी। क्यों आएगी? Q बराबर 0 हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। और मैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पूछूं तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर पूछ रही हूँ तो डेल एस सिस्टम कितना आएगा मेरा बेटा? आइसोथर्मल में कांस्टेंट है, 0 थोड़ी ना। हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज की बात नहीं करी जाती है, तो निकालो कितना आएगा जो हमने भी फॉर्मूले लिखे थे उसमें टेम्परेचर वाला 0 हो जाएगा टर्म, क्योंकि वो दोनों बराबर हो गए। LN1 आ जाएगा, LN1 की वैल्यू 0 हो जाती है, सही है। तो बचेगा क्या? NR/LN V2/V1, बस। अब एक टेबल है, मैं जल्दी जल्दी लिख ली हूँ, तुम भी लिख लो, याद कर लेना। रिवर्सिबल साथ साथ लिखो, सही है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फिर लिखो इररिवर्सिबल आइसोथर्मल, देन रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये सब फॉर्मूले एक जगह पे आ जाएंगे, एंड इररिवर्सिबल एडियाबैटिक।
डेल एस सिस्टम कितना होगा बेटा मेरा, एन आर V2 अपॉन V1, क्योंकि टेम्परेचर वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और सराउंडिंग माइनस एन आर एल एन V2 अपॉन V1। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, इस टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। एस्टर टोटल का मतलब हो गया एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को जोड़ूंगी तो इतना कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो रहा है ना। तो लिखो अब सेम गोज टू इरिवर्सल माइनस एन आर एल एन V2 अपॉन V1 माइनस टी एक्स्ट्रा V मतलब W आ जाएगा अपॉन टी, ये आ जाता है ग्रेटर देन 0। मतलब ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। डेल एस कैसा आ गया हमारा, पॉजिटिव आ गया। यहाँ ये भी लिख लेना, कहीं बाद में याद ना रहे, साइन देख के यही भूल लो ग्रेटर देन का मतलब क्या है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक में सब क्या होता है बेटा, 0 होता है। एडियाबैटिक का मतलब, रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब Q 0 हो गया, तो Q चेंज ही हमारा 0 हो जाएगा ना। Q कांस्टेंट हो गया एडियाबैटिक में, चेंज 0 हो गया तो वो 0 आ गई ना पूरी टेलस के सबके लिए, वो आ जाती है 0। अब इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए हमने कौन सी रिएक्शंस लिखी थी, पूरे फॉर्मूला NCB T2 अपॉन T1 प्लस N LN NR LN V2 अपॉन V1। सराउंडिंग के लिए 0 होता है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा हमारा, ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी, समझ में आया। अब जल्दी से लिख के डालो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मेरी क्लास आज में या कल में लगेगी ऑनलाइन, सही है। मैं भी, मुझे ध्यान नहीं है, या तो 13 तारीख से शुरू है या 12 तारीख से शुरू है, ठीक है। तो आज प्लीज सब लोग आना, क्योंकि हम थर्मो के क्वेश्चन कर लेंगे, अगर मैक्सिमम नंबर आप लोग ऑनलाइन हैं। चलो लिखो बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लिख लो। In course of every spontaneous process, बोलूँगी एक बार नहीं बोला, बहुत सारे लोग इसी को लिखते हैं। The entropy of universe is always increasing in the course of every spontaneous process। मतलब हर spontaneous process के लिए एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जो होगी वो हमारी यूनिवर्स की सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जो टोटल एंट्रोपी होगी वो क्या कर रही है, बढ़ रही है। हिंदी में लिखो, चलो जैसे हिंदी में लिखना है। प्रत्येक स्वतः प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। मैं आज तुम लोगों की वजह से इतनी भारी किताब उठा के लेके आई, पता है ना। मतलब खाली बैग लेके जाते हो, एक टैबलेट रख के किताब भी रख के ले लो, क्या फर्क है। अब लिखो हिंदी में, प्रत्येक स्वतः प्रकरण में ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है।
natural process in universe are irreversible process or spontaneous process. Irreversible or spontaneous process. सेकेंड लॉ हमारा किस चीज पे है डिपेंडेंट? एंट्रोपी पे, एंट्रोपी चेंज पे। सही है कि एंट्रोपी कैसे चेंज हो रही है, सिस्टम के लिए कैसे हो रही है, सराउंडिंग के लिए कैसे हो रही है, सिर्फ हमें सेकेंड लॉ इसी के बारे में बता रहा होता है कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस क्या है हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब लिखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स को एक चीज और कहते हैं, वो क्या कहते हैं? लिख लो बेटा यार जल्दी जल्दी, फिर अपने लोग क्वेश्चन करते हैं। इसके क्वेश्चन ही भाई जरूरी है। All the system have same heat capacity at 0 degree Kelvin. All the system have same heat capacity as 0 Kelvin. Heat capacity of every system is 0 at 0 Kelvin. Same ही चीज है। Entropy of a perfect crystalline system is 0. Entropy of perfect crystalline system is 0 at 0 degree Kelvin. अब डालो gives free energy. Gives free energy. इसको किससे डिनोट कर रहे होते हैं? गिव्स फ्री एनर्जी को जी से कर रहे होते हैं। लिखो गिव्स फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एज गिव्स फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। स्पॉन्टेनिटी कि कितनी आसानी से स्पॉन्टेनियसली वो प्रोसेस हो रहा है, इसको कौन बताते हैं? हमें गिव्स फ्री एनर्जी बताते हैं। लिखो फिर से बोलो गिव्स फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। SPONTANEA defined at constant temperature and pressure to predict spontaneity. SPONTANEITY of a process. इसको लिखो डेल जी बराबर H माइनस टी एस। बट हम क्या करते हैं? चेंज चेक करते हैं। किसी भी में हम किसी भी प्रोसेस को कर रहे हैं तो प्रोसेस में हम क्या चीज लिखते हैं? चेंज करते हैं। तो हम इसे कैसे लिखते हैं? डेल जी बराबर डेल H माइनस टी डेल एस। लिखो लिख लिया। डेल एच को हम एक चीज और लिख रहे थे, वो क्या लिख रहे थे? हाँ, डेल एच को हम लिखते थे डेल यू प्लस पी डीवी। पी डीवी को मैं क्या लिख सकती थी? एल जी आर टी लिख सकती थी। तो ये क्या हो गया? ये इतना आ गया, आया? कुछ
कुछ नहीं आया ना, कहाँ के फॉर्मूले चल रहे थे ना, मैम पढ़े ही कहाँ है हमने तो। सुनो, एच के लिए हम बेटा क्या क्या लिख रहे थे, एच बराबर डेल यू प्लस क्या लिख रहे थे, पीडीवी लिख रहे थे। मैंने बताया था एंथैल्पी क्या होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम की मल्टीप्लाई का जो कांस्टेंट आता है उसके बराबर होती है। फॉर आइडियल गैस हम इसे एनआरटी लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, पीवी बराबर एनआरटी आता है ना, यहाँ डीवी मत लिखो, तुम सिर्फ पीवी लिखो, चाहे डी लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से ध्यान जाएगा। सही है। अब इसे हम किसके लिए लिख रहे थे बेटा, गैस के लिए लेते हैं, हम सिर्फ गैस की बात कर रहे थे, क्योंकि हमने जो गामा निकाला था वो किस किस के लिए निकाला था, गैसियस सिस्टम्स में निकाला था, तो हम यहाँ सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं इक्वेशन में। तो ये क्या आ जाता है, डेल एच बराबर डेल यू प्लस एन जी आर टी आ जाता है। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, इसका क्या आएगा बेटा, बताओ। अरे ये वैल्यू पूरी यहाँ रख दोगे तो यहाँ आएगा, यही तो आएगा ना, डेल जी बराबर कुछ अलग से बोल रही हूँ, डेल यू प्लस एन जी आर टी माइनस टी डी एस। उसमें क्या अलग बोला मैंने, डेल जी सिस्टम लिखो, इसके आगे लिखो सिस्टम, इसके आगे लिखो सिस्टम और इसके आगे लिखो सिस्टम, अगर सिर्फ सिस्टम के लिए पूछ रहा है तुमसे। और सेम सराउंडिंग करके लिखो, डेल जी सिस्टम और डेल जी सराउंडिंग, ऐसे ही डेल एच सिस्टम डेल एच सराउंडिंग लिखो। तुम लोग पीछे नहीं देख रहे हो, मेरे सामने गाड़ी चल रही है, लिख लो जल्दी जल्दी। प्रोसेस जो हम बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारी एंट्रोपी पे क्या चेंज, एंथैल्पी पे क्या चेंज पड़ रहा था, वीरपाल क्या चेंज पड़ रहा था एंथैल्पी पे अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस ले रही थी, जीरो हो रही थी ना। अगर मैं यहाँ को इसको आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ले लूंगी, इसको तो मेरे पास कितना बचेगा, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल जी बराबर माइनस टी डेल एस, यही बचेगा ना। एनसीपी डीटी से जीरो हो जा रहा था, एंथैल्पी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। आ रही है, नहीं समझ में आ रही है भाई साहब, कृपया मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, कल आप सभी एक एक बार अपने ये जो तुम्हारे फॉर्मूला हैं इन पे नजर डाल के आना। समझ में आ रहा है? अगर तो अभी भी नहीं आया तो भाई मैं खुद जा रही हूँ, सर से कह रही हूँ मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, मुझे बस का काम नहीं बचेगा। क्या कर रहे हो, पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है, मजाक लिए खड़े पड़े हो। लिखो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस del G is always negative. For spontaneous process del G is always negative, और for non spontaneous process del G is positive. For non spontaneous process del G is positive.
कॉमन सेंस रख ले, होगा ना? आया नहीं आया? आया ना? अगर ऑलवेज नेगेटिव पे वो स्पॉन्टेनियस है तो पॉजिटिव पे ही होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज पे नहीं जाता। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर मुझे एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लेके आना है तो मुझे डेल जी की वैल्यू कैसी लानी होगी बेटा? हमेशा नेगेटिव लानी होगी। तो इनकी वैल्यूज जो मैं यहाँ पे, इन पे क्या असर पड़े जो ये नेगेटिव आए? कैसा ऐसा हो कि इसकी वैल्यू मुझे ऑलवेज इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ आ जाते हैं हम लोग, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। इसकी वैल्यू निगेटिव कब होगी? या तो डेल टी इंटू डेल एस की वैल्यू ग्रेटर देन हो डेल एच के, समझे? या फिर डेल एच आल्सो निगेटिव हो। आ रहा है समझ में? यहाँ पे डेल एस की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए? डेल एस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। अगर डेल एस नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव नेगेटिव जुड़ के पॉजिटिव हो जाएगा। तो तुम्हारे क्वेश्चन में इनके फॉर्मूले नहीं पूछे जाएंगे, यही पूछे जाएंगे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसे। क्वेश्चन लिखो चलो। इन विच रिएक्शन, अब जो रह जाएगा आज जल्दी नहीं करते, कल पढ़ा देंगे, कुछ नहीं, थोड़ा सा रह गया ना, केन्स लॉ रह गया है तुम्हारा, और जो डिसोसिएशन वाला थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट रह गया थोड़ा सा, एंथैल्पी वाला, वरना वो सब क्वेश्चंस में भी कवर हो जाएंगे। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एंथैल्पी हुई तो है बेटू, अगर मैं डेल एच बराबर एन सी बी डी टी लिखा रही हूँ, डेल एच यू बराबर एन सी बी डी टी लिखा रही हूँ, तो मैं ये बता रही हूँ एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी इज अ जे, वो ये एंथैल्पी नहीं हो रही और क्या हो रहा है? क्वेश्चंस नहीं हुए एंथैल्पी के, वो भी माने, वो हम कल कर लेंगे अगर आज नहीं भी हो रहा है। पर जो चैप्टर अगली बार चैप्टर शुरू हो जाए, क्या दिक्कत है? लिखो, इन विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। सभी टेम्परेचरों के लिए कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? इसके ऑप्शंस तुम्हारे क्या क्या है बेटा? डेल एच इज ग्रेटर देन, डेल एच ग्रेटर देन 0, डेल एस ग्रेटर देन 0, डेल एच लेस देन 0, डेल एस ग्रेटर देन 0, डेल एच लेस देन 0, डेल एस लेस देन 0, डेल एच ग्रेटर देन 0 और डेल एस इज लेस देन 0। बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तुम्हें ये बताना है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो क्या करोगे तुम? जी लिखोगे, जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। अब एक बार इन सबको सोचो, मुझे क्या लेके आना है? एट लास्ट में मुझे इससे निगेटिव वैल्यू लेके आनी है। इससे निगेटिव वैल्यू लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी वैल्यू निगेटिव रखनी पड़ेगी। डेल एच कैसा आना चाहिए मेरा? निगेटिव या लेस देन 0 आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए ना। और इसकी वैल्यू मुझे कैसे रखनी पड़ेगी? पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, डेल एस के लिए रखनी पड़ेगी ना। तो डेल एस कैसा आना चाहिए? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो किसमें है? इसमें डेल एच निगेटिव और डेल एस, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और तुमसे ऐसे ही क्वेश्चन लिख के आएंगे, समझ रहे हो? क्वेश्चन तुमसे थर्मो का जितना चैप्टर रहेगा ना, उसमें तुमसे सिर्फ या तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल एक आध देगा, वरना सबका सब जो तुम्हें लाइनें लिखाई गई हैं मेरी, छोटी छोटी चीजें, कि अगर ऐसा होगा तो 0 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा तो ये हो जाएगा, सब कुछ इसी से होना है। और थर्मो कठिन भी तुम्हें यही लग के रह जाएगा, जिसने सही से पढ़ लिया होगा उसे सरल भी यही ले जाएगी। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना थर्मो के, उसका थर्मो का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, जो 2 आ जाए, जो 1 आ जाए, जो 10 आ जाए। और कॉन्सेप्ट
नहीं करते, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन चाहिए। साइन कन्वेंशन बिना कॉन्सेप्ट के क्लियर हो नहीं सकता। तो मेरी एक राय है कि जाके एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना पूरी थ्योरी। ये चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं लगभग। थोड़ा सा रिएक्शन वाला पार्ट रह गया कि रिएक्शंस में हमें एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे, जब टूट रही है तो निकल रही है, आ रही है एनर्जी। ये बॉन्ड में तो बार बार जब से बॉन्ड पढ़ाना शुरू किया तब से बता दिया, अगर बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। इट मीन्स रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो क्यू की वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, सही है। एंथैल्पी की वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अगर मैं उसे तोड़ूंगी तो एनर्जी रिलीज होगी, इट मीन्स नेगेटिव आ जाएगी। यही हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसमें अलग से कुछ नहीं, ना कोई फॉर्मूला आने वाला है। सिर्फ वो शब्द बताया है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी क्या है, जो हम धीरे धीरे पढ़ भी चुके हैं थोड़ी थोड़ी चीजें। अगर मेरी एनर्जी कम होगी तो मेरी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये मैंने कितनी बार बताया पूरी क्लास आज से जब तक। यही है आगे कि अगर मुझे किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो मुझे उसकी एनर्जी को कम करना पड़ेगा, सही है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल को करना है, एनर्जी कम करना है, इट मीन्स उसमें नए बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। बॉन्ड्स बनाओगे एनर्जी निकलेगी, एनर्जी नीचे आ जाएगी अपने आप में, तो वो स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा। आगे हमारा हैश लॉ क्या है, जो एक लॉ टाइप में तुम्हें वो बनाया गया, वो क्या है कि अगर मैं ए से बी पे जा रही हूँ, सही है, मैं इस तरीके से गई ए से बी पे, तो इसमें जो एंथैल्पी का चेंज आएगा वो, अगर मैं इसमें एक प्रोसेस मतलब बी, पहले यहाँ सी पे गई, फिर यहाँ डी पे गई और फिर यहाँ ए पे गई, तो जो जितनी टोटल एंथैल्पीज आई मेरे पास उसके इक्वल होगा। अब कॉमन सेंस लगाओ, ऐसा क्यों होगा? एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन ना, पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। मैं 10 प्रोसेस से जाऊं या 15 प्रोसेस से जाऊं, कोई फर्क पड़ेगा हम पे? तो हम हैश लॉ तो पहले ही पढ़ चुके हैं। एंट्रोपी इज क्या, स्टेट फंक्शन, तो किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज। तो यही हमारा क्या है, हैश लॉ। हैश लॉ ने बस वही बात है कि कुछ चीजें हमें समटाइम साइंटिस्ट पहले से हमें क्या दे गए थे कि उनकी थ्योरीज दे गए थे, हमें इन चीजों के बारे में पता ही नहीं था कि हम प्रोसेसेस किसे कह रहे हैं, स्टेट फंक्शंस किसे कह रहे हैं। इसलिए वो एक लॉ की फॉर्म में आज भी हमारे सर पे रखे हुए हैं। वरना अगर मैं तुमसे कॉमनली पूछूं कि अगर हैश लॉ के अकॉर्डिंग मैंने H1 मैंने तुमसे पूछ लिया कि अगर मेरा CO2 बन रही है, ठीक है, कई तरीके से बन रही है, मेरी टोटल एनर्जी H है, एंथैल्पी H है, ठीक है, ये 3 स्टेप्स में बनी है, H1, H2 और H3, सही है। अगर मुझे ये टोटल एनर्जी दी हुई है, एंथैल्पी, 2 प्रोसेसेस की एंथैल्पी दी हुई है, तो मैं तीसरे की प्रोसेस की एंथैल्पी निकाल पाऊंगी, नहीं निकाल पाऊंगी? बस यही हमारा हैश लॉ है। अब इसे लैंग्वेज में लिखना होगा तो वैसे लिख लेंगे, नहीं लिखना होगा तो हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि उन चीज़ों की थ्योरी इंपॉर्टेंट ही नहीं है। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमें ये समझ में आएगा कि हमें एंथैल्पी निकल रही है तो हम उसे पॉजिटिव ले रहे हैं, या जा रही है तो हम उसे नेगेटिव ले रहे हैं, किस हिसाब से ले रहे हैं। तो कल की क्लास जो चलेगी पूरी न्यूमेरिकल की चलेगी ना, मैं याद करूँगी तुम्हारे बदले, तुम क्यों करोगे सब क्या? बिल्कुल कुछ याद करके नहीं आना, सब तुम पे बदलेगा, मैं पेपर दे के आऊंगी नीट का, बायो में फेल हो जाओगे, क्योंकि मैंने आज तक जीवन में सिर्फ मैथ्स पढ़ा, बायो से मैंने छुई भी नहीं है।